स्टूडेंट, आई एम सुनीता झा। हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। स्टूडेंट, हमारा आज का टॉपिक है नायलॉन। ये हमारा सेकंड सिंथेटिक फाइबर है। अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको रेयॉन पढ़ाया था। रेयॉन का कॉन्सेप्ट कैसे निकल कर आया, रेयॉन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, रेयॉन के कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, उसके यूजेस क्या क्या है, ये सब मैंने डिटेल में आपको कराए थे। अब हम यहाँ पे नायलॉन कर रहे हैं, तो सबसे पहले मैं नायलॉन के बारे में आपको बताऊंगी कि नायलॉन जो हमारा है वो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जो पूरी तरह से केमिकल से बनाया गया है। अब स्टूडेंट, आपके मन में सवाल आएगा कि मैम आपको नायलॉन को आपको फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर, फुली सिंथेटिक फाइबर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपने तो प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं उनके रॉ मटेरियल हमें नेचर से मिले हैं, तो फिर नायलॉन फुली सिंथेटिक फाइबर कैसे हो गया? तो स्टूडेंट, ये तो सच है कि जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं उनके जो रॉ मटेरियल हैं वो हमें नेचर से मिले, लेकिन हम नेचुरल फाइबर उसी फाइबर को कहते हैं जिस फाइबर का रॉ मटेरियल हमें प्लांट और एनिमल से मिला हो। अब नायलॉन का रॉ मटेरियल हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिला है, इसलिए हम इसे फुली सिंथेटिक फाइबर कहते हैं, क्योंकि यह पूरी तरह से केमिकल प्रोसेस से बना है। रेयॉन को हम सेमी सिंथेटिक फाइबर इसीलिए कहते हैं क्योंकि उसका रॉ मटेरियल हमें वुड पल्प से मिला है। अब स्टूडेंट, नायलॉन का कॉन्सेप्ट कैसे निकल कर आया यह भी हम जान लेते हैं। अब क्या हुआ कि 1931 में जो अमेरिकन कंपनियां थी उनके मन में ख्याल आया कि एक स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग फाइबर बनाया जाए। क्यों? क्योंकि 1931 में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था और सोल्जर्स को जो अनफेवरेबल कंडीशंस में एक ऐसे फाइबर की ज़रूरत थी सोल्जर्स के लिए जो कि स्ट्रॉन्ग हो, ड्यूरेबल हो, लॉन्ग लास्टिंग हो और जिसकी इलास्टिसिटी काफ़ी अच्छी हो। ऐसे फाइबर की ज़रूरत महसूस की गई। तो ऐसे फाइबर की ज़रूरत पूरी करने के लिए साइंटिस्ट ने नायलॉन को तैयार किया और उसमें वो सारे कैरेक्टरिस्टिक डाले गए जिसकी डिमांड थी। तो स्टूडेंट, नायलॉन का इन्वेंटर कौन थे अगर आपसे पूछा जाए तो नायलॉन के इन्वेंटर थे वेलेस ह्यूम कैरेथॉस, है ना। वेलेस ह्यूम कैरेथॉस जो थे वो नायलॉन के इन्वेंटर थे। अब स्टूडेंट, अब नायलॉन का रॉ मटेरियल क्या है? तो नायलॉन का बनते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से। पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से? कोल, एयर, वाटर, ये सब पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, इससे नायलॉन को बनाया जाता है। इन्हें हम पेट्रोकेमिकल के नाम से भी जानते हैं। अब स्टूडेंट, नायलॉन का रॉ मटेरियल हमें पता है, नायलॉन का कॉन्सेप्ट कैसे निकल कर आया ये भी हम जानते हैं, और अब हमें नायलॉन का फॉर्मेशन कैसे करेंगे ये हम जान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो रॉ मटेरियल है एयर, वाटर, कोल, जिसको हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट या पेट्रोकेमिकल कहते हैं, इनको इंडस्ट्रीज और फैक्ट्री में ले जाया जाएगा। इनके साथ केमिकल रिएक्शन होगा, केमिकल प्रोसेस होगा और केमिकल रिएक्शन और केमिकल प्रोसेस के बाद बनेंगे केमिकल कंपाउंड। अब ये केमिकल कंपाउंड बन जाएंगे मॉलिक्यूल्स। इन केमिकल कंपाउंड से बनाए जाएंगे मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे मोनोमर, ठीक है। और इन मोनोमर को क्या नाम दिया गया है? जो नायलॉन के जो मोनोमर हैं उनको नाम दिया गया एमाइड, ठीक है। अब ये जो एमाइड थे, जो नायलॉन के मोनोमर थे, ये जब आपस में ज्वाइन हुए तो ज्वाइन होके ये क्या बने? एक ह्यूज सा मॉलिक्यूल बन गए। तो उस ह्यूज से मॉलिक्यूल को नाम दिया गया पॉलीमाइड, ठीक है। तो नायलॉन के जो मोनोमर था उसको नाम दिया गया अमाइड और जो उस मोनोमर से एक बड़ा सा मॉलिक्यूल्स बना उसको नाम दिया गया पॉलीमाइड। अब स्टूडेंट, अगर आपको पॉलीमर का कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो मैंने पिछले वीडियो में आपके लिए पॉलीमर डिटेल में समझाया है। यहाँ मैं आपको एक बार और बता देती हूँ कि क्या होता है। जो रॉ मटेरियल होता है उसको इंडस्ट्रीज़ में ले जाया जाता है। इंडस्ट्रीज में ले जाने के बाद उसके साथ केमिकल प्रोसेस होता है। केमिकल प्रोसेस करने से बनते हैं क्या? केमिकल कंपाउंड, और केमिकल कंपाउंड से बनते हैं मॉलिक्यूल्स। वो जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं, स्मॉल होते हैं, सेम साइज के होते हैं और रिपीटिंग यूनिट होते हैं, उनको हम कहते हैं मोनोमर।
अब ये मोनोमर आपस में जॉइन होके एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बना देते हैं। उस बड़े से मॉलिक्यूल को हम कहते हैं पॉलीमर। तो स्टूडेंट इसी तरह से जब हमने क्या करा, नायलॉन के रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री में लेके गए तो उससे बने केमिकल कंपाउंड, उस केमिकल कंपाउंड से बने मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स को वो मॉलिक्यूल कहलाए मोनोमर, और जो नायलॉन के मोनोमर होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एमाइड। अब ये मॉलिक्यूल जब आपस में ज्वाइन होकर बड़ा सा मॉलिक्यूल बने, और उस बड़े से मॉलिक्यूल को जिसे हम पॉलीमर कहते हैं, और नायलॉन के पॉलीमर को क्या कहा गया, पॉलीमाइड। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने नायलॉन का पॉलीमाइड बना लिया है। अब नायलॉन की एक प्रकृति और होती है स्टूडेंट कि नायलॉन हीट पाके बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। अब इसीलिए नायलॉन को हम थर्मोप्लास्टिक के नाम से भी जानते हैं। अब थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आप इतना समझ लीजिए कि नायलॉन को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं क्योंकि वो हीट पाके बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है। अब हमने बना लिए पॉलीमाइड। पॉलीमाइड क्या है, मोल्टन नायलॉन है ना, मोल्टन नायलॉन है पॉलीमाइड। अभी हमने नायलॉन का फाइबर तैयार नहीं किया है। अब हम क्या करेंगे, इस मोल्टन नायलॉन को एक बड़े से कंटेनर में फोर्स के साथ डालेंगे। उस कंटेनर में क्या है, उसके बॉटम में होल है। जैसे हमने रेयॉन का फाइबर तैयार किया था ना, वैसे ही प्रोसेस हम यहाँ भी कर रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा कंटेनर ले रहे हैं, उसके बॉटम में होल है। अब इस मोल्टन नायलॉन को हम क्या करेंगे, इस बड़े से कंटेनर में डालेंगे जिसमें होल है, तो थ्रेड लाइज स्ट्रक्चर निकल कर बाहर आएंगे। उन थ्रेड लाइज स्ट्रक्चर्स को हम क्या करेंगे, उनके साथ केमिकल प्रोसेस करेंगे। केमिकल प्रोसेस करके हम उन्हें स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल, उसकी इलास्टिसिटी अच्छी हो, ये सारे करेक्टरिस्टिक उसमें डालेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस फाइबर में को वॉश करेंगे, क्योंकि इनके साथ केमिकल प्रोसेस होता है तो इनको वॉश करना ज़रूरी है, क्योंकि इनसे हम कपड़े बनाते हैं ना, क्लॉथ्स बनाते हैं तरह तरह के। तो इनको वॉश किया जाएगा, फिर उन्हें डाई किया जाएगा, फिर उनसे यार्न तैयार करके उनको टेक्सटाइल कंपनियों में फैब्रिक बनाने के लिए भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से हमने नायलॉन का फाइबर बनाया और नायलॉन के फाइबर से फैब्रिक तैयार किया। अब स्टूडेंट, नायलॉन का फैब्रिक तैयार हो गया। अब नायलॉन में बहुत सारे करेक्टरिस्टिक होते हैं, नायलॉन के बहुत सारे यूजेस हैं। आज भी नायलॉन को बहुत इम्पोर्टेंस है, नायलॉन के बहुत सारे यूज़ हैं। वह सब मैं आपको अपनी अगली स्लाइड में बताऊंगी, इसी वीडियो की अगली स्लाइड में बताऊंगी। फिलहाल हम ऐसा करते हैं कि मैंने आपको जो कुछ भी समझाया है वो मैंने बोर्ड पे मेंशन किया है, वो मैं पढ़ लेती हूँ और हम और भी अच्छे से समझ लेते हैं, और अगर कोई चीज़ रह गई है तो उसको भी हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैंने बोर्ड पे क्या लिखा है। नायलॉन वाज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर टू बी मेड एंटायरली ऑफ केमिकल। नायलॉन जो है वो फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है जो पूरी तरह से केमिकल से तैयार किया गया है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ये कब बना, 1931 में बना, क्योंकि अमेरिकन कंपनियां, जब सेकेंड वर्ल्ड वार चल रहा था तो अमेरिकन कंपनियां चाहती थी कि कोई स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग लास्टिंग और ड्यूरेबल फाइबर बनाया जाए अनफेवरेबल कंडीशन में, जो सोल्जर्स के लिए हेल्पफुल रहे। ठीक है ना। अब नायलॉन को, अब देखिए, विदाउट यूजिंग एनी नेचुरल रॉ मटेरियल, इसमें कोई भी नेचुरल रॉ मटेरियल नहीं डाला गया है नायलॉन में, विच ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल से मिलने वाला कोई भी रॉ मटेरियल इसमें नहीं डाला गया है, इसीलिए इसको सिंथेटिक फाइबर का नाम दिया गया है। Nylon is obtained from petroleum product, coal, air, water is called petrochemical। नायलॉन को पेट्रोलियम प्रोडक्ट से तैयार किया जाता है, कोल, एयर, वाटर, इसलिए इसको पेट्रोकेमिकल भी कहा जाता है। नायलॉन इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट ऑफ केमिकल कॉल्ड एन एमाइड। अब नायलॉन के जो रिपीटिंग यूनिट होते हैं जिसको हम मोनोमर कहते हैं, उसको वो अमाइड कहलाते हैं। नायलॉन के जो मोनोमर है वो उसको हम कहते हैं अमाइड। सो नायलॉन इज पॉलीमाइड विच इज अ पॉलीमर। नायलॉन के जो पॉलीमर है उसको हम कहते हैं पॉलीमाइड। इट्स ड्राइव्स इट्स नेम फ्रॉम द सिटीज ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंदन। ये बात मैं आपको बताना भूल गई कि ये जो नायलॉन वर्ड आया है, ये नायलॉन वर्ड कहाँ से आया। भाई किसी भी चीज़ को कोई नाम देते हैं तो उसके पहले कुछ कहानी होती है ना, कि भाई इसको नायलॉन नाम दिया गया, तो कैसे नायलॉन नाम दिया गया। तो देखिए कि न्यूयॉर्क का शॉर्ट फॉर्म क्या है, NY, है ना। न्यूयॉर्क की शॉर्ट फॉर्म क्या है, NY, तो न्यूयॉर्क से तो ले लिया NY, और लंदन का ले लिया LON, तो ये बन गया नायलॉन।
तो ये जो वर्ड ड्राइव हुआ है, इट ड्राइव इट्स नेम फ्रॉम सिटीज ऑफ न्यूयॉर्क एंड लंदन। न्यू का एन है, यॉर्क का वाई है, लंदन का LON है, और इस तरह से बन गया नायलॉन। ठीक है, न्यूयॉर्क एंड लंदन वेयर इट वाज फर्स्ट मार्केट। इसका फर्स्ट मार्केट जो था वो था न्यूयॉर्क एंड लंदन, है ना। न्यूयॉर्क और लंदन के मार्केट में ये सबसे पहले आया। ठीक है, नायलॉन इज द थर्मोप्लास्टिक विच कैन बी मेल्टेड बाय हीटिंग। नायलॉन को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं क्योंकि ये हीट पाके मेल्ट हो जाता है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए आप ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है कि भाई नायलॉन के कुछ थर्मोप्लास्टिक कौन सा सिंथेटिक फाइबर कहलाता है, तो हमारा आंसर होगा नायलॉन। तो हर एक चीज को बहुत ध्यान से सीखिएगा, समझिएगा, ताकि कैसा भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं आए। मोल्टन नायलॉन इज फोर्स्ड थ्रू बाय टाइनी होल इन अ स्पिंटर टू मेक नायलॉन, है ना। तो जो नायलॉन मैंने आपको बताया कि मोल्टन नायलॉन को फोर्स के साथ थ्रो किया गया एक टाइनी होल वाले स्पिंटर, क्या कहलाता है ये, स्पिनर्ट कहलाता है। इसको हम कहेंगे स्पिनर्ट में डाला गया, टाइनी होल वाले स्पिनर्ट में डाला गया। और उसके बाद हमें नायलॉन का फाइबर बनाया गया केमिकल प्रोसेस करके, जैसा कि सब मैंने आपको बताया था कि टाइनी होल वाले स्पिनर्ट में डाला, फिर उसके साथ जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकल कर आए उनके साथ केमिकल प्रोसेस किया गया, और उनको जैसी नायलॉन की डिमांड थी उसको ध्यान में रखते हुए उनके साथ केमिकल प्रोसेस किया गया और नायलॉन का फाइबर निकल कर आया। ठीक है, और कास्ट इन द डिजायर्ड शेप, और उसको तैयार किया गया जैसी भी शेप में जरूरत थी उस हिसाब से, है ना। जिस भी कलर में जिस भी शेप में जरूरत थी उस हिसाब से उसके थ्रेड को तैयार किया गया। ठीक है, अब देखिए शेप से मतलब है कि भाई मोटा थ्रेड, बारीक महीन थ्रेड, उस तरह से इस थ्रेड को तैयार किए गए, नायलॉन के थ्रेड बनाए गए। अच्छा, इन्वेंटर मैंने बता ही दिया, इन्वेंटर ऑफ नायलॉन वेलेस ह्यूम कैरेथोर इसके इन्वेंटर थे। अब नायलॉन के बाकी के कैरेक्टरिस्टिक और इसके यूजेस मैं आपको सेकंड स्लाइड में बता देती हूँ। अब हम नायलॉन के कैरेक्टरिस्टिक और उसकी विशेषताएं समझ लेते हैं। अब नायलॉन इतना पॉपुलर क्यों है, उसमें ऐसा क्या है, ये भी तो हमें जानना होगा ना कि नायलॉन में क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि वह इतना पॉपुलर है। तो देखिए नायलॉन के कैरेक्टरिस्टिक क्या है। नायलॉन फाइबर इज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इलास्टिक। नायलॉन का जो फाइबर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत इलास्टिक है। इसी कॉन्सेप्ट को तो ध्यान में रखते हुए नायलॉन का फाइबर बनाया गया, है ना। इनफैक्ट नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्ग देन स्टील वायर। यहाँ तक कि जो नायलॉन का थ्रेड जो है वो स्टील के वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप स्टील का वायर लीजिए, स्टील के वायर को आप खींचेंगे तो आपसे वो टूटेगा नहीं, यहाँ तक कि आपकी फिंगर में निशान बन जाएंगे, ब्लड तक निकल जाएगा आपकी फिंगर में, पर आपसे स्टील का वायर टूटेगा नहीं। अब नायलॉन का जो वायर है वो स्टील के वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो आप समझिए कि नायलॉन का वायर कितना स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नायलॉन का वायर जो होता है वो स्टील के वायर से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इट वॉज लस्टर इन अपीयरेंस। इसकी जो अपीयरेंस है वो काफ़ी लस्टर होती है, चमकदार होती है। लाइट होता है, हल्का होता है, काफ़ी व्रिंकल रेजिस्टेंस एंड इजी टू वॉश एंड ऑब्जर्व वेरी लिटिल वाटर। व्रिंकल रेजिस्टेंस होता है, इसमें इसको पेंट्स के क्रॉस पहन के आप उल्टे पुल्टे कैसे भी बैठ जाओ आपके कपड़ों पे सल नहीं आएंगे, है ना। और क्या होता है, वॉश करने में इजी होता है। आपकी मम्मा वगैरह इसमें जरा सा साबुन लगाएं और थोड़ा सा रगड़ती हैं, उसमें ये साफ हो जाता है ना। ये वॉश करने में इजी होता है। और क्या होता है, इसमें वाटर ऑब्जर्व करने की कैपेसिटी भी बहुत कम होती है, इसलिए वाटर ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, इसलिए ये क्या होता है, जल्दी सूख भी जाता है। ड्राई इजीली, ये वाला वर्ड मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, तो ये बहुत लिटिल वाटर ऑब्जर्व करता है, इसलिए क्या करता है, ड्राई भी इजीली हो जाता है। इट इज ऑल्सो वियर रेसिस्टेंट, दैट इज वाई नायलॉन गारमेंट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। वियर रेसिस्टेंट है इसलिए हम इसको बहुत समय तक, लंबे समय तक पहन सकते हैं। कैसे है वियर रेसिस्टेंट, एक तो स्ट्रॉन्ग है, आप उल्टे पुल्टे कैसे भी बैठ जाओ ये फटेगा नहीं, कहीं पे इसमें छेद वेद नहीं होंगे कहीं, है ना, कहीं से खींचेगा नहीं, इसका वायर तो स्ट्रॉन्ग है, तो वियर रेसिस्टेंट हुआ। दूसरा, इसमें विंकल नहीं पड़ते हैं, है ना, व्रिंकल नहीं पड़ते हैं, वियर, तो ये है कि इसको आप लॉन्ग टाइम तक पहन सकते हो, इस पर कोई इफेक्ट नहीं आता, ये जैसा होता है वैसा ही रहता है लंबे समय तक। ठीक है स्टूडेंट, अब आप देखिए
है ना। इट इज़ ईजी टू मेंटेन, इसको मेंटेन करना भी ईजी है। मेंटेन करना इसको इसलिए ईजी है क्योंकि इसमें इतने सारे गुण हैं भाई, स्ट्रॉन्ग है, व्रिंकल नहीं पड़ते हैं, लाइट है ना, वॉश करने में भी ईजी है। और सबसे अच्छी बात इसमें क्या है, पता है क्या है, कि इस पे जो है ना इंसेक्ट और मॉथ इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। इंसेक्ट और मॉथ नायलॉन के फाइबर की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं। और दूसरी बात क्या है कि इसमें किसी तरह के केमिकल जो है ना, ऑर्डिनरी केमिकल्स वगैरह जो होते हैं उनके इफेक्ट भी इन पे नहीं पड़ते हैं, इसलिए इनको मेंटेन करना भी इजी होता है। अब आप देखते हो ना कि हम जैसे कॉटन का क्लॉथ पहने या सिल्क का क्लॉथ पहने, तो उस पर अगर हम थोड़ा सा भी परफ्यूम छिड़क दें या उस पर कोई जरा सा पानी का दाग भी पड़ जाए, है ना, पानी भी पड़ जाए तो बड़ा सा पैचेस सा बन जाता है। तो नायलॉन के फाइबर के साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। नायलॉन क्या होता है, ऑर्डिनरी केमिकल्स को और का इस पे असर नहीं होता है और मॉथ इंसेक्ट वगैरह भी इसकी ओर अट्रैक्ट नहीं होते, तो इसको मेंटेन करना भी काफी इजी होता है। नायलॉन इज नॉट अट्रैक्ट बाय मॉथ एंड ऑर्डिनरी केमिकल। ड्यू टू ऑल दिस प्रॉपर्टी नायलॉन फाइबर हैव बीन वेरी पॉपुलर, है ना, हैव बिकम वेरी पॉपुलर फॉर मेकिंग क्लॉथ। इन सारी प्रॉपर्टीज के कारण ही नायलॉन फाइबर जो है वो काफी पॉपुलर है क्लॉथ्स बनाने के लिए। अब यहाँ पे हम एक एक्टिविटी कर रहे हैं, इस एक्टिविटी के थ्रू हम क्या करेंगे, टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर देखेंगे कि फाइबर की टेंसिल स्ट्रेंथ क्या है। अब टेंसिल स्ट्रेंथ से मतलब है कि आपके पास 4 फाइबर है, नायलॉन का है, सिल्क का है, कॉटन का है, वूल का है। आपको ये देखना है कि कौन सा फाइबर है जिसकी जो है, फाइबर का थ्रेड है, फाइबर नहीं, फाइबर से बना हुआ थ्रेड है, ठीक है ना। आपके पास नायलॉन, कॉटन, सिल्क और है ना क्या कहते हैं, नायलॉन का, कॉटन का, सिल्क का और वूल का थ्रेड है। और आपको ये देखना है कि कौन सा थ्रेड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन से थ्रेड में खिंचाव वहन करने की, तनाव वहन करने की क्षमता ज़्यादा है। टेंसिल स्ट्रेंथ से यही मतलब होता है। अब स्टूडेंट क्या है, हम क्या करेंगे, जो चारों थ्रेड ले रहे हैं उन वो क्या होगा, सेम लेंथ के होंगे और उनकी थिकनेस भी सेम होगी। इस बात का हमें खास ध्यान रखना है कि हमारा जो कॉटन, वूल, सिल्क और नायलॉन का जो थ्रेड है वो सेम लेंथ और सेम थिकनेस के होंगे। अब हम क्या करेंगे, इन जो सेम लेंथ और थिकनेस के थ्रेड पे हम क्या करेंगे, इनकी जो लास्ट एंड है उनके एंड पे हम ना बाउल लगा देंगे, प्लास्टिक के बाउल से इनको बांध देंगे। प्लास्टिक के बाउल में होल करेंगे और क्या करेंगे, इनके थ्रेड उस होल के अंदर से थ्रेड निकालेंगे और उसको नीचे से गांठ लगा देंगे। तो नीचे से गांठ लगा देंगे तो ये बाउल बंध जाएंगे इस तरह से इन थ्रेड से। अब क्या करेंगे, ये हमारे पास स्टैंड है और हमारे पास कुछ वेट भी है। हम एक एक थ्रेड को इस स्टैंड में जो हुक लग रहा है उस पर लटकाएंगे। सबसे पहले मैंने कॉटन का थ्रेड लटकाया इस हुक में इस तरह से, है ना। अब ये थ्रेड है और उसके नीचे बाउल लगा हुआ है। मैंने क्या करा, जब इस कॉटन के थ्रेड को इसमें लटकाया और फिर मैंने ये वेट डाला इस बाउल के अंदर, थ्रेड पे कोई असर नहीं पड़ा। अब मैंने दूसरा वेट डाला जो थोड़ा बड़ा था, उसको डाला तो मैंने देखा कि थ्रेड टूट गया। तो मुझे पता पड़ा कि कॉटन का थ्रेड इतना वेट ही उठा पाता है। अब क्या हुआ, मैंने वूल का थ्रेड लेकर आई, मैं वूल का थ्रेड में लेकर आई तो मैंने क्या करा, उसको भी यहाँ पे डाला, उसको भी इस यहाँ पे स्टैंड से लटकाया। अब मैंने पहले तो मैंने छोटा वाला वेट डाला, कोई फर्क नहीं पड़ा। दूसरा वाला वेट डाला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने थर्ड नंबर का वेट डाला तो रखा तो क्या हुआ, थर्ड नंबर का वेट रखा तो क्या हुआ, वूल का जो थ्रेड था वो टूट गया। इसका मतलब वूल का थ्रेड इतना भार सहन कर सकता है। अब मैं सिल्क का जो थ्रेड यहाँ पे मैंने लटकाया और जब मैंने ये वाला वेट डाला, ये वेट डालते ही सिल्क का थ्रेड टूट गया। इसका मतलब सिल्क का थ्रेड बहुत कमजोर है, वो इतना वेट भी सहन नहीं कर पाया। अब मैंने नायलॉन का थ्रेड रखा इसमें, यार जब नायलॉन का थ्रेड लटकाया स्टैंड पे तो मैंने छोटा वेट डाला, उसने सहन कर लिया। इसके बाद वाला डाला वो भी सहन कर लिया, थर्ड वेट डाला वो भी सहन कर लिया, फोर्थ वेट डाला वो भी सहन कर लिया। तो इस तरह से मैंने देखा कि जो नायलॉन का जो थ्रेड था वो सबसे ज़्यादा मजबूत था, उसने सबसे ज़्यादा वेट सहन कर लिया। तो इस तरह से हम टेंसिल स्ट्रेंथ ऑफ थ्रेड एक्टिविटी के थ्रू मालूम कर सकते हैं। आप चाहें स्टूडेंट तो ये एक्टिविटी अपने घर पे भी सिंपली कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। आप क्या करना, शाम के समय अपनी छत पे जाना,
है ना, क्योंकि घर में तो आप ये काम कर नहीं सकते, घर के किसी कमरों में तो आप ये काम नहीं कर पाएंगे, वरना आपकी लग जाएगी पिटाई। तो आप क्या करना, शाम के समय जाना अपनी छत पे, एक कील लेना और दीवार पे उसको गाड़ देना, और आप क्या करना, नायलॉन के, वूल के, सिल्क के और किसके, कॉटन के, है ना, ये 4 थ्रेड लेना, सेम थिकनेस के और सेम लेंथ के 4 थ्रेड लेना, और ले जाना 4 थैलियां, है ना, 4 थैलियां ले जाना, एक ही नाप की 4 थैलियां ले जाना। अब क्या करना, इन थ्रेड्स के एक एक साइड को इन थैलियों से बांध देना, है ना, इन थैलियों से बांध देना, और फिर क्या करना, उन थैलियों को कील से लटकाना। ठीक है, ऐसा आपका कील क्या हो गई, स्टैंड हो गई, और आपकी थैली जो नीचे लटकी है, जो थैली है, वो क्या हो गया, आपका प्लास्टिक का बाउल हो गया। अब आप उसमें वेट डालना और देखना कि कौन सा थ्रेड है जिसकी टेंसिल स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है। तो सिंपली ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी कर सकते हो। आखिर आप आने वाले युग के साइंटिस्ट हो ना, तो ऐसे ही तो बनोगे आप साइंटिस्ट। आप अपने घर पे हर चीज को, जो भी आप साइंस की बुक में पढ़ते हो, उसको आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा, पर ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी तरह का आपको नुकसान ना पहुंचे, घर में किसी भी सामान को, घर की किसी और चीज को नुकसान ना पहुंचे, और आपको भी नुकसान ना पहुंचे। तो साइंस में आप जो भी पढ़ते हो उन्हें आप प्रैक्टिकली भी करके देखिएगा, तभी आपको साइंस इंटरेस्टिंग लगेगी। जब आप देखेंगे ना कि अरे हाँ, ये तो सच में भी होता है, तो आपको साइंस बड़ी इंटरेस्टिंग लगेगी। तो स्टूडेंट, इस तरह से इस वीडियो में मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक तो बता दिए नायलॉन के, और एक्टिविटी के थ्रू हमने टेंसिल स्ट्रेंथ भी देख ली कि नायलॉन की टेंसिल स्ट्रेंथ जो होती है वो काफी अच्छी होती है। अब हम नायलॉन का यूजेस भी तो करते हैं, नायलॉन को हम कितने सारे मटेरियल बनाने में यूज करते हैं, कहाँ कहाँ हम नायलॉन को यूज करते हैं, वह मैं आपको अगली स्लाइड में बता देती हूँ। अब हम यूजेस ऑफ नायलॉन भी देख लेते हैं। तो देखिए, गारमेंट्स सच एज साड़ीज आर मेड फ्रॉम नायलॉन। जो गारमेंट्स होते हैं जिसमें साड़ीज वगैरह होती हैं, वो भी नायलॉन की बनी हुई होती है। आप देखते हो कि साड़ी जो मम्मी पहनती हैं वो कितनी पतली होती है, पर वो नायलॉन के थ्रेड की बनी होने के कारण मजबूत रहती है। ऐसे नहीं है कि वो यूं ही आसानी से फट जाए। नायलॉन की साड़ी तो कम से कम काफ़ी मजबूत होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए, being very strong nylon fiber is used to make ropes। अब जो नायलॉन का फाइबर जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए हम उसका यूज़ रोप्स बनाने के लिए भी करते हैं। आपके घरों में जो कपड़े सुखाने की रस्सी होती है वो भी मोस्टली नायलॉन की होती है। इसके अलावा जो आपकी स्कीपिंग रोप होती है वो भी किसकी होती है, नायलॉन की होती है, जिससे आप रस्सी कूदते हैं, वो किसकी बनी होती है, नायलॉन की बनी होती है। इसके अलावा जो आपका रोप क्लाइंबिंग आप करते हो ना, तो रोप क्लाइंबिंग करने के लिए जब जाते हैं तो उसकी जो रस्सी होती है वह भी नायलॉन की ही होती है। रोप क्लाइंबिंग करते समय एक स्ट्रेट पहाड़ पे एक रस्सी के जरिए ऊपर चढ़ना होता है। अब स्ट्रेट पहाड़ पे रस्सी के जरिए आपको ऊपर जाना है, और मान लो रस्सी रास्ते में टूट गई तो इंसान की डेथ भी हो सकती है। लेकिन नायलॉन की रस्सी इतनी मजबूत होती है कि उसका सहारा लेके रोप क्लाइंबर इजीली पहाड़ पे चढ़ जाते हैं। तो नायलॉन इतना मजबूत होता है। और क्या क्या खासियत है नायलॉन में, आप देखिए, टेंट बना सकते हैं। जब आप स्मॉल विजिटिंग के लिए जाते हैं कहीं पे भी, तो वहाँ पे आप टेंट बना के नायलॉन के रह सकते हैं। टेम्परेरी हाउस हो जाते हैं टेंट, एक तरह के बड़े सुंदर सुंदर कलरफुल टेम्परेरी हाउस बन जाते हैं नायलॉन के कपड़े के। ठीक है, फिशिंग नेट, जो आप फिशिंग करते हैं उनके लिए फिशिंग नेट जो होती है वो भी नायलॉन की बनी हुई होती है। पैराशूट एंड हॉट एयर बैलून, ये भी नायलॉन के बने होते हैं। आप देखते हो कि जब आप प्लेन से नीचे कूदते हैं तो पैराशूट पहन के कूदते हैं। अब वो पैराशूट इतना मजबूत होता है कि वो इंसान का वजन झेल लेता है। एक तो वो इंसान का वजन झेल पाता है, इसके अलावा वो एयर का प्रेशर भी झेल लेता है। अब इतना मजबूत होता है नायलॉन की, वो इसका जो ऊपर का पार्ट होता है वह भी नायलॉन का बना होता है, और वो जो थ्रेड होते हैं ना जिनके थ्रू इंसान लटका हुआ होता है वह भी नायलॉन के बने होते हैं। इसके अलावा आपका जो हॉट एयर बैलून है जिसमें गर्म हवा भरी होती है और जो आसमान में उड़ता है गर्म हवा के साथ, और उसके साथ एक दो इंसान भी बैठे हुए होते हैं, वो बैलून भी हमारा जो होता है वह भी नायलॉन का बना होता है। तो इतना स्ट्रॉन्ग है हमारा नायलॉन। अब देखिए और क्या क्या यूजेस है नायलॉन के। इट हैज़ गुड इलास्टिसिटी एंड
इज देयर फॉर यूज फॉर मेकिंग सॉक्स एंड स्टॉकिंग। इसकी जो इलास्टिसिटी होती है, ये काफ़ी इसका इलास्टिसिटी होती है इसमें, तो इसका क्या करते हैं हम, सॉक्स और स्टॉकिंग, जो कि आप देखते हो ना जो थाई तक होते हैं लंबे सॉक्स, उनको क्या कहते हैं, स्टॉकिंग कहते हैं। तो वो स्टॉकिंग बनाने में भी हम नायलॉन का यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉक्स बना लेते हैं, स्टॉकिंग्स बना लेते हैं, तो इसमें भी नायलॉन का यूज़ होता है। नायलॉन इज ऑल्सो यूज टू मेक टूथब्रश, कॉम, जिप फास्टनर एंड मशीन पार्ट, कार्ट से सीट बेल्ट, ये सभी नायलॉन के बना लेते हैं। टूथब्रश जो होते हैं ना, उसके जो ब्रशल होते हैं जिनसे अपन टीथ साफ करते हैं, वो नायलॉन के होते हैं। कार का सीट बेल्ट नायलॉन का होता है। इसके अलावा और क्या क्या नायलॉन का होता है आपका, है ना, कॉम नायलॉन का है ना, मशीन के पार्ट नायलॉन के हैं, कार्ट सीट बेल्ट नायलॉन का है, और जिप फास्टनर होता है ना, जिसमें आप क्या करते हैं, वो हुक को ऊपर नीचे करते हैं अपनी पैंट की जिप का, तो वो जिप फास्टनर भी क्या होता है, नायलॉन का ही होता है। ठीक है, और स्लीपिंग बैग नायलॉन के। कर्टेन, आप देखते हो कि आपके घर में जो कर्टेन होते हैं वो कितने समय तक बने रहते हैं, तो क्यों बने रहते हैं, क्योंकि वो नायलॉन के हैं इसलिए। ठीक है, टायर कोड और आपका जो स्टीयरिंग ऑफ रैकेट्स है एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है एंड पेंट ब्रश है, ये सब भी नायलॉन के। टायर कोड से क्या मतलब है, टायर कोड से मतलब है जो आपकी जो गाड़ियां होती हैं उससे उसका ऊपर का जो टायर होता है ना, वो टायर भी नायलॉन का होता है। आपको पता है कि टायर रोड पे राउंड राउंड घूमते हैं, तो उनको तो मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, तो वो जो टायर हैं वो भी नायलॉन के बने हुए होते हैं। अब आपका टायर कोड नायलॉन का बना है। स्ट्रिंग ऑफ रैकेट्स जो आप जिससे आप बैडमिंटन खेलते हो वो भी नायलॉन का है, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की जो स्ट्रिंग होती है वह भी नायलॉन की होती है, और पेंट का जो ब्रश होता है ना, घरों में जो पेंट करते हैं उसका ब्रश भी नायलॉन का बना हुआ होता है। और देखिए इतने सारे, ऑल दीज यूज ऑफ नायलॉन आर ड्यू टू द हाई स्ट्रेंथ ऑफ नायलॉन फाइबर। इतने सारे यूज हम नायलॉन के इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि नायलॉन की जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी हाई है। अब स्टूडेंट मैं आपको कुछ इमेजेस दिखाती हूँ, उससे आपको पता पड़ेगा कि जो हमारा नायलॉन का फाइबर है वह कितना स्ट्रॉन्ग और कितना यूज़फुल है। तो सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए, यह है हमारा नायलॉन का फैब्रिक। आप कहेंगे मैम ऐसी इमेज तो हमने पहले भी देखी थी। हाँ बिल्कुल, ऐसी इमेज हमने पहले भी देखी थी, सिर्फ कलर का फ़र्क है ना। रेयॉन का फाइबर की इमेज भी मैंने कुछ ऐसी ही दिखाई थी। तो स्टूडेंट ये जो हमारे सिंथेटिक फाइबर होते हैं ना, ये अपीयरेंस में तो लगभग एक से ही दिखते हैं, लेकिन इनके में स्ट्रेंथ का फ़र्क होता है। फ़र्क क्या है, स्ट्रेंथ का। हमारा जो नायलॉन का फाइबर है वो रेयॉन के फाइबर से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो आप इमेज देख के आपको ऐसा ही लगेगा एक सा है, पर दोनों अलग अलग है। तो ये है हमारा नायलॉन का फैब्रिक। ठीक है स्टूडेंट, अब मैं आपको एक इमेज और दिखा रही हूँ। यहाँ पे हो रही है, क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ हो रहा है रॉक क्लाइंबिंग। अब रॉक क्लाइंबिंग कैसे होती है, रॉक क्लाइंबिंग होती है कि एक इंसान रोप के सहारे पहाड़ के ऊपर चढ़ता है या पहाड़ से उतरता है। तो आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ पे चढ़ना है, पहाड़ पे उतरना है रोप के सहारे, तो उस रोप का कितना मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वह इंसान का वेट झेल के, वो उस रोप में इतना स्ट्रेंथ होना चाहिए कि वो इंसान का वेट झेल ले। तो रोप क्लाइंबिंग में जो रोप यूज़ होते हैं वह भी काय के होते हैं, वह भी नायलॉन के होते हैं। वो एक इंसान का वेट इजीली झेल पाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारी रोप क्लाइंबिंग। अब मैं आपको एक इमेज और दिखाती हूँ, ये है हमारा पैराशूट। पैराशूट वैसे तो आप जानते होंगे, पर देखो ये पैराशूट जो है ये क्या होते हैं, ये हवा में उड़ते हैं और एक इंसान का वेट लेके उड़ते हैं। तो ये जो पैराशूट होते हैं इन पे एक इंसान का वेट भी झेलते हैं, और जो एयर का प्रेशर है वह भी ये झेलते हैं, क्योंकि जब हवा में उड़ रहे होते हैं तो इन पे एयर का प्रेशर भी तो पड़ता है। तो कोई मजबूत चीज़ होनी चाहिए, इतनी मजबूत चीज़ तो इंसान का वेट भी झेल ले और एयर का प्रेशर भी झेल ले। तो ये जो हमारे पैराशूट होते हैं ये नायलॉन के बने होते हैं। इनका जो ऊपर का पार्ट है वो नायलॉन से बना हुआ है, और जो इसमें जो स्ट्रिंग लटक रही है वह भी नायलॉन की है। तो इतना मजबूत होता है हमारा नायलॉन कि पैराशूट जैसी चीज़ें हम नायलॉन से बनाते हैं।
अब आप ये इमेज देखिए, ये क्या है, ये है हमारा हॉट एयर बैलून, कितना सुंदर और कलरफुल। तो ये जो हमारा हॉट एयर बैलून है ये कैसे काम करता है, इसके अंदर गर्म हवा भरी जाती है, नीचे गर्मी पैदा करके इसके अंदर गर्म हवा भरी जाती है, और जब ये इसमें गर्म हवा भर जाती है तो यह हवा ये ऊपर उड़ना चालू कर देता है, और इसके साथ जब ये ऊपर उड़ता है तो ये 1-2 इंसान का वेट ले लेता है, क्योंकि ये साइज में काफ़ी बड़ा होता है। तो 1-2 इंसान का वेट ये लेता है और गर्म हवा पाके ये ऊपर उड़ने लगता है। अब चलो इसमें गर्म हवा भरी इसलिए ये ऊपर उड़ रहा है, लेकिन ये तब हॉट एयर इतना हवा का प्रेशर कैसे झेल पा रहा है ये हॉट एयर बैलून, हवा में एयर में 2 इंसानों का वेट और एयर का प्रेशर कैसे झेल पा रहा है ये इसीलिए झेल पा रहा है क्योंकि ये बना है नायलॉन का। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए जो शॉर्ट ट्रिप पे जाते हैं लोग बाग, शॉर्ट ट्रिप पे जाते हैं तो टेंट वगैरह लगाते हैं, तो जो टेंट वगैरह होते हैं कितने कलरफुल सुंदर सुंदर टेंट होते हैं, तो ये जो टेंट होते हैं ये भी नायलॉन के बने हुए होते हैं। ठीक है, तो नायलॉन का देखिए कितना कलरफुल टेंट बन जाता है। इसके अलावा स्लीपिंग बैग भी ऐसे समय में यूज़ किए जाते हैं क्योंकि उसके अंदर इंसान लेट जाता है तो आसपास के जो कीड़े मकोड़े वगैरह होते हैं, जो छोटे मोटे इंसेक्ट होते हैं, वो इफेक्ट नहीं डाल पाते, तो ये स्लीपिंग बैग भी हमारे नायलॉन के ही होते हैं। इसके अलावा आपको देखो कि ये जो आपकी टायर की कोड होती है ना, वो भी नायलॉन की होती है। आपको तो पता ही है कि जब कोई व्हीकल रोड पे चलता है तो उसका टायर कंटिन्यूसली मूव करता है। अब उस टायर को इतना मजबूत होना चाहिए कि वो रोड के अटैचमेंट में आए और मूव करे तो वो खराब ना हो इजीली, तो वो किसका बना होता है, वो भी नायलॉन का बना होता है। ऐसी मजबूत चीज़ें हमारी जो है वो बनती हैं नायलॉन से। ठीक है स्टूडेंट, तो देखो हमने नायलॉन को पढ़ लिया है। अब हम अगली वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी हमारा अगला सिंथेटिक फाइबर जो क्या है, पॉलिस्टर। ये हमारा सेकंड सिंथेटिक फाइबर था। अब थर्ड सिंथेटिक फाइबर पॉलिस्टर हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट बने रहिए, हम अगले वीडियो में फिर मिलते हैं पॉलिस्टर के साथ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।